everyone, welcome to my YouTube channel, the UPSC classes. आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन मिला, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक नींव तैयार हुई, वो आज के लेक्चर में हम समझेंगे। आज का लेक्चर हमारा सभी सिविल सर्विसेज बीए, एमए, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वीडियो जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स और वीडियोस इससे रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, बट उन सभी में कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कमी है, जो हमारी वीडियो आपको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी कमेंट हो, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपको और बेहतर वीडियो दे सकें और बेहतर कंटेंट दे सकें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे और भी जो लोग हैं जो सिविल सर्विसेज परीक्षाएं की या फिर जो भी बीए और एमए के स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प हो सके। मैं खुद यूपी से हूं और यूपी पीएससी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा पूरी टीम के साथ आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और बाकी की जैसे साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स जैसी चीजों को आपके साथ डील करने के लिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक जो रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, और आज हम समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट को। सबसे पहले मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए कुछ हिस्ट्री समझा देता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इन द ईयर ऑफ 1600 क्वीन एलिजाबेथ ने, जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, उन्होंने एक चार्टर साइन किया एक कंपनी के साथ कि आप जाकर ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं और आपकी इस ट्रेड में मोनोपोली रहेगी। मतलब आपके अगेंस्ट में हमारे यहाँ मतलब इंग्लैंड से कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं जाएगा। आपको ये मोनोपोली दी जा रही है कि आप ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, और उस कंपनी को जो राइट्स दिए गए थे वो एक्सक्लूसिव राइट्स थे, इसलिए उस कंपनी का नाम रखा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो ईस्ट में ट्रेड करने वाली थी। वो कंपनी इंडिया आती है और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरू करती है, लेकिन जब वो इंडिया आती है तो वो यहाँ देखती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिसइंट्रीगेशन है। पॉलिटिकल डिसइंट्रीगेशन होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है कि वो यहाँ की पॉलिटिक्स में अपने आप को इंडल्ज कर सके और यहाँ की पॉलिटी को अपने हाथों में ले सके। इसलिए उन्होंने इंडियन रूलर्स से कुछ फरमान साइन करवा लिए। फरमान बेसिकली चार्टर हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको राइट्स दे रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मुगल शासक से, जो मुगल रूलर है, उनसे एक फरमान साइन करवा लिया जिसे हम गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं। और गोल्डन फरमान एक ऐसा फरमान था जो आपको राइट्स देता था कि आप बिना टैक्स दिए ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया। प्राइवेट ट्रेड का मतलब है कि वो कंपनी के माल के साथ साथ अपना भी माल बेच रहे थे, और
जो फरमान उनको दिया गया था उस फरमान को वो इंडियन ट्रेडर्स को भी दे रहे थे कम पैसे में। सपोज करते हैं कि अगर कोई इंडियन ट्रेडर 5 रुपए में रूलर से, जो मुगल रूलर है उनसे कोई फरमान या ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए परमिशन दे रहा है, तो वो इंडियन ट्रेडर ब्रिटिशर से 3 रुपए में वो परमिशन ले रहा है। तो वो जो 5 रुपए मुगल शासक को जाने वाले थे, मुगल रूलर को, अब वहां पर 3 रुपए उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन जो 3 रुपए हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहे हैं। इस तरीके से इंडियन मर्चेंट भी अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इंडियन रूलर्स का। उसके बाद इंडियन रूलर्स का नुकसान होने लगा, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे उनको लगा कि यहाँ पे तो हम प्राइवेट ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बहुत ज्यादा फायदे में थी, अब वो नुकसान में जाने लगी। क्यों? क्योंकि उसके एम्प्लॉयज जो थे वो प्राइवेट ट्रेड में ज्यादा इंडल्ज हो गए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर कम ट्रेड करने लगे और अपना सामान ज्यादा बेचने लगे। इस तरीके से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो थी वो अब घाटे में जाने लगी, वो लॉस में जाने लगी। और इसके रिगार्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास किए और वही लॉज धीरे धीरे करके एक फाउंडेशन तैयार किया एक कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि मैंने आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ रूल्स, और यही वो रूल्स हम देखेंगे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिस तैयार किया। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, डेवलपमेंट को हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। 1965 से 1858 तक इसको हम फर्स्ट फेज कहेंगे, एंड देन 1858 से लेके 1947 तक इसको हम सेकंड फेज कहेंगे। यहां पर हम हर फेज को सेपरेटली डील करेंगे। पहला फेज जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स लाए गए, उनको हम रेगुलेटिंग एक्ट्स कहते हैं। एंड देन ब्रिटिश क्राउन के अंदर वो डायरेक्टली रूल करते हैं। इसमें हम दो तरीके के एक्ट्स देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स। रेगुलेटिंग एक्ट्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए लाए गए थे इंडिया में, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी में, जहां जहां पर इंडियन टेरिटरी में ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां पर ये एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए लाए गए थे। इसके बाद कुछ चार्टर एक्ट्स बनाए गए। चार्टर एक्ट्स में लेजिस्लेशन प्रोसेस को हम ज्यादा डील करते हैं। जो ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे उनमें लेजिस्लेशन किस तरीके से किया जाएगा, गवर्नर जनरल कैसे वर्क करेगा, गवर्नर्स कैसे वर्क करेंगे और उनका रेगुलेशंस कैसे होगा, उन सब के बारे में हम चार्टर एक्ट्स में समझेंगे। हर फेज को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एक्ट है वो है एक्ट ऑफ 1773, एंड ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको इसका बैकग्राउंड समझाया था कि क्या वो सरकमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा, तो आप समझ गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स का मतलब है रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स। रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वो जो राइट्स हैं उनको प्राइवेट ट्रेड में यूज करना शुरू किया, और प्राइवेट ट्रेड की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होने लगा। उस लॉस की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ लेके आए जिसको हम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? तो इसमें हम समझते हैं इसके क्या फीचर्स थे। सबसे पहला और बेसिक फीचर था कि इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ द कंपनी बना दिया।
मतलब गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बना दिया। इन्होंने गवर्नर को गवर्नर जनरल की पोस्ट से डेजिग्नेट किया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? तो इससे बेनिफिट हुआ कि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट कर दिया, और वो अब गवर्नर्स जो थे, जो सबऑर्डिनेट हो गए थे, वो अगर कोई भी वॉर करते हैं या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहां पर गवर्नर जनरल जो है वो सुपीरियर होगा, उसके फंक्शंस सुपीरियर होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन था। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी थी उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सके। यहाँ पर देखिए, हम कंपनी के रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिया के रेगुलेशन की। यहाँ पर हम ट्रेड को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर हम पॉलिटिकल पावर जो थी कंपनी के पास उनको रेगुलेट की। क्योंकि यहाँ मेजर फंक्शन हम देख रहे हैं ट्रेडिंग को, और ये बारीकियां हमें यहाँ समझनी होंगी। हर बच्चे को मेन फीचर्स पता होते हैं। जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा होगा उस सबको ये चीज पता होगी। जैसे फोर्थ फीचर, एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करी गई कलकत्ता में, जो इंडिपेंडेंट होती थी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से। मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल क्या डिसीजन ले रही है उससे ये सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली डील करेगी। इसमें जो भी कंपनीज के इश्यू होंगे कंपनी रिलेटेड उनको सॉल्व किया जाएगा। बट यहाँ हमें समझना है कि ये जो 4 या 5 पॉइंट होते हैं किसी भी एक्ट के, ये नॉर्मली किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे और वहां से आप इनको याद भी कर सकते हो। बट इससे हमारे पेपर से रिलेटेड चीजें बहुत कम है। पेपर में अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि मेन फीचर्स क्या थे या वो कौन से फीचर्स हैं जिनके ऊपर ये एक्ट बेस्ड है। यहाँ पर हमें इनके बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ इस एक्ट के। क्या थे वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स? तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हमारी पेपर से रिलेटेड चीजें हैं। सबसे पहले आप देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first attempt of British government to regulate the administration of the company in India। तो जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ पे मैंने इंडिया का नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कंट्री। तो जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पहला एक्ट था। इससे पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे दे रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट रेट ज्यादा होने की वजह से कंपनी लॉस में जा रही थी, और उसके एम्प्लॉयज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। इसमें हमने देखा अभी अभी कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया और उसको एक काउंसिल भी दी, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के अगेंस्ट में कोई पावर नहीं दी गई। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। गिव नो पावर टू द गवर्नर जनरल अगेंस्ट हिज काउंसिल। इसका मतलब अगर वहां 4 मेंबर्स हैं और एक हो गया गवर्नर जनरल, किसी भी डिसीजन में अगर 3 मेंबर जो हैं काउंसिल के और रेशियो हो गया 3/2 और गवर्नर जनरल अगर 2 की साइड में है, तो जो 3 वाली मेजोरिटी है वो जीत जाएगी, उनके डिसीजंस को माना जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया, और इसकी वजह से काउंसिल में और गवर्नर जनरल में एक टसल बनी रही। बिकॉज ऑन पेपर हम देख रहे थे कि गवर्नर जनरल मोर पावरफुल है, बट प्रैक्टिकली में जो काउंसिल थी वो ज्यादा पावरफुल हो गई। ये स्पेशल पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि किस एक्ट की क्या कमियां थी। बिटवीन द लाइंस हमें पढ़ना है ताकि हम यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल कर सकें। जो जब एमसीक्यू फ्रेम होता है तो वो यूपीएससी में जो एग्जामिनर है वो बिटवीन द लाइन से आपको क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉट क्लैरिफाइड। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जहां पर 3 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस थे, और उनका ज्यूरिडिक्शन क्या था? मतलब ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ जजमेंट।
वो कितने एरिया पे जजमेंट कर सकते थे? क्या वो कंपनी के लिए जजमेंट कर सकते थे या क्या वो इंडिया के लिए जजमेंट कर पा रहे थे? ये क्लियर नहीं किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम जब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को बताया गया। जैसा कि हमें पता है कि कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को भी रिकॉग्नाइज किया कि कंपनी वहां पर कुछ पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रही है, जैसे वॉर लड़ रही है बिना हमसे पूछे। और यही वो एक्ट था जिन्होंने एक फाउंडेशन तैयार की सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन की। जो इंडियन सब टेरिटरीज थी उनका एक सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इस एक्ट के बाद स्टार्ट हुआ। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियरली समझ आए होंगे। और किसी भी एक्ट के फीचर से ज्यादा हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना है, बिकॉज यहां से हमें पता चलेगा कि वो कौन से हिस्टोरिकली फाउंडेशन थी जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में हेल्प हुआ। तो यहां हमने एक टर्म पढ़ा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और आप इसको समझ सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है, लेकिन उसका सेंट्रल पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट्स हैं इनसे हमने बहुत कुछ अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। हमने भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही बनाया है। चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर है, बट उसमें सेंट्रल बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये चीजें हमें समझना है। यहां हमने देखा ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहां क्लैरिफाइड नहीं है, लेकिन अब हमारे पास ज्यूरिडिक्शन के एरियाज हैं। जब हम रिट पढ़ते हैं तो रिट में हमें पता है कि हाई कोर्ट जो मैंडमस है उसमें हम क्लियरली कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या ज्यूरिडिक्शन पावर हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या ज्यूरिडिक्शन पावर हैं। तो ये है फाउंडेशन, ये हमें समझना है। ये थे इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब हमें समझना है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बट मैं यहां आपको बता देता हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ कमियां थी। उन कमियों को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए एक और एक्ट लाया गया जिसको हम जानते हैं 1781 अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लिए, लेकिन ये जो एक्ट है वो फेल हो गया। और इसको पूरा करने के लिए जो पिट्स थे, पिट कौन है? पिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने एक एक एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसलिए इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और ये 1784 का एक्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक आप समझ चुके हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा टेरिटरी ब्रिटिश पीपल के अंडर में आ चुकी है। और इससे पहले वाले एक्ट में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये तो इस एक्ट में क्लियर होना ही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शन थे वो ट्रेडिंग थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि कमर्शियल फंक्शन मतलब ट्रेडिंग फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को सेपरेट करने की जरूरत समझी। बिकॉज कंपनी के पास जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वही दोनों फंक्शंस को पार्टिसिपेट कर रहे थे, कमर्शियल फंक्शंस को भी और पॉलिटिकल फंक्शंस को भी। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिट्स ने बोला कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारी कंपनी लॉस में जाएगी, तो हमें एक और बॉडी बनानी चाहिए जो पॉलिटिकल फंक्शंस को देखे। तो इन्होंने कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ऑर्डर दिया कि वो कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करें और एक 6 मेंबर बॉडी बनाई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला, जिनको एक पावर दी गई कि वो पॉलिटिकल फंक्शंस को और पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को सुपरवाइज करें। जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस थे इसके बाद वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के अंडर में आ गए, और कमर्शियल फंक्शन जो थे वो कहीं ना कहीं आप देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर आ गए। तो यहां पर आप एक बहुत बेसिक पॉइंट समझ पा रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कहीं ना कहीं कंपनी की जो पावर है उसको रिड्यूस कर रही है और पार्लियामेंट की पावर इंक्रीज कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब कंपनी से उसके पॉलिटिकल फंक्शंस को छीन लिया है और उसके लिए एक नई बॉडी बनाई जो डायरेक्टली सपोर्ट होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। यहां हम ये चीज समझ सकते हैं।
इस एक्ट में जो लास्ट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था उसका ज्यूरिडिक्शन डिफाइन किया कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना सकती है। इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था कि गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर थे उसको रिड्यूस करके 3 किया गया, बिकॉज जब 4 मेंबर्स थे तो मेजोरिटी में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था। अब जब 3 मेंबर होंगे तो 3 मेंबर में अगर 2 मेंबर और 2 मेंबर का रेशियो बना, जिसमें कि एक में अगर आपका गवर्नर जनरल है तो वो जो पारी है, जब भले ही ये दोनों बराबर हैं लेकिन जिसमें गवर्नर जनरल है उनका डिसीजन डोमिनेट करेगा। तो इसमें गवर्नर जनरल को एक प्रिविलेज दिया गया, एक पावर दी गई जो ऑन पेपर पावर्स थी, अब वो प्रैक्टिकली पावर दी गई। इससे पहले वाले एक्ट में हमने देखा कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट बनाया गया था, बट इन द मैनर ऑफ इन द कंडीशन ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी। लेकिन यहाँ इस एक्ट में अब उन गवर्नर्स को टोटली सबॉर्डिनेट कर दिया है, ना तो वो अपनी टेरिटरी के लिए कोई लॉ बना सकते हैं, वो केवल एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बन के रह गए हैं। तो यहाँ आप देखिए जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, उनकी टोटल पावर छीन ली। आगे हम देखेंगे इनको पावर वापस दी जाएंगी, लेकिन यहाँ देखिए कंपनी की जो गवर्नर्स है उनसे पावर ली जा रही है। इसका मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर को रिड्यूस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पावर इंक्रीज कर रही है। वो अब इंडिया को एज अ कॉलोनी देख रही है, ना कि एज अ ट्रेडिंग टेरिटरी। यहां से एक प्रोसेस है जो कॉलोनाइजेशन का है वो स्टार्ट हो रहा है। ये बारीकियों को हमें समझना है। लेकिन इस एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि फीचर्स हमें याद रहें, लेकिन इन फीचर्स के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें क्या पता होना चाहिए, बिटवीन द लाइंस क्या है इस एक्ट के बारे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो डायरेक्टली वो आपसे अब ये नहीं पूछेगा हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो आपसे पूछेंगे कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं उनको कितना लिमिट किया गया, किस तरीके से उनको इंक्रीज किया गया, कंपनी के पास कितनी पावर दी गई। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे बी पॉइंट में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कास्टिंग वोट दिया गया गवर्नर जनरल को इन केस ऑफ टाई। जैसे मैंने बोला अगर 2 और 2 की मेजोरिटी बने तो गवर्नर जनरल जिस साइड में होगा उस तरफ गवर्नर जनरल का कास्टिंग वोट डाला जाएगा और वो लॉ या वो रूल डोमिनेट करेगा जिसमें गवर्नर जनरल का पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गवर्नर जनरल की पावर को इंक्रीज किया गया। यहाँ आप देखिए कि इसमें अगर गवर्नर जनरल की पावर को इंक्रीज किया गया तो सबॉर्डिनेशन किया गया था बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स का। इससे हम कह सकते हैं कि पावर को सेंट्रलाइज किया गया। सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जो पावर है वो एक ही आदमी के अंडर में होगी और अल्टीमेट डिसीजन भी उसी का होगा, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी रहे। यहाँ पर अगर पावर किसी एक के हाथ में है तो ऐसी गवर्नमेंट को हम यूनिटरी कह रहे हैं और इसको स्टेबल माना जाता है। तो ये चीजें हमें समझना बड़ी जरूरी है। लेकिन किस तरीके से यूनिटरी गवर्नमेंट से इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट बनी, लेकिन फिर भी फेडरल गवर्नमेंट होने के बाद भी हमने यूनिटरी का कुछ कुछ पोर्शन लिया है, बिकॉज हमारा सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो किस तरीके से ये जो है दोनों का यहाँ पे मिक्सिंग करके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्टर्स हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोप्राइटर्स हैं, प्रोप्राइटर्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनकी पावर को रिड्यूस किया गया, उनको केवल कमर्शियल पावर दी गई। पॉलिटिकल पावर्स के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी एक 6 मेंबर की बॉडी बनाई जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रहे हैं। इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो एक राइट्स है, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया पे कंसोलिडेट किया, उसको इंक्रीज किया। ये थे 2 एक्ट्स और इसी तरीके से हम पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग टॉपिक लगता है, लेकिन आप हमारी वीडियोस देखिए, आपको यहाँ कनेक्शन पता चलेगा किस तरीके से 1773 का जो एक्ट है और 1884 का जो एक्ट है वो, सॉरी 1784 का जो एक्ट है वो किस तरीके से कनेक्टेड है।
क्यों एक के बाद एक एक्ट को लाया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की क्या सोच थी उस एक्ट को लाने के लिए, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और हमें उन फीचर्स के बिटवीन द लाइंस भी रीड करना है ताकि हम उस एक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको हमारी वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो प्लीज इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज उससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।